हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें पहली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का पुराना नाम चरमनवती नदी या कामधेनु नदी भी इसको कहते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और ये 3 राज्यों से बहती है या 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जो विंध्याचल पर्वतमाला है उनकी जानापाओ पहाड़ियों से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से और ये राजस्थान में 84 गढ़ में, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, प्रवेश करती है और उसके बाद दक्षिण पूर्व राजस्थान, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में बहती हुई लास्ट में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इटावा के नज़दीक मुरादगंज के समीप ये यमुना में मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 966 किलोमीटर है और राजस्थान में ये 135 किलोमीटर लंबाई में बहती है। ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है और चंबल नदी पर इस पर 4 बांध बनाए हुए, जिसमें 3 राजस्थान में है, जिसमें कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में है दोनों, और प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है। एक गांधी सागर बांध है, वो मध्य प्रदेश में इस पर बनाया गया है। चंबल नदी अवनलिका अपरदन के लिए विख्यात है और ये बहुत गहरे गहरे अवनलिका अपरदन करती है, खड्डे बन जाते हैं, जिसको उत्खात स्थलाकृति बोलते हैं। भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात ये बनाती है और इसकी सहायक नदी हैं काली सिंध। काली सिंध नदी है वो मध्य प्रदेश में देवास के निकट इसका उद्गम होता है। 12 जिले में बहती हुई नानेरा के निकट ये चंबल नदी में मिल जाती है। अब काली सिंध की भी कुछ सहायक नदियाँ जैसे परवन, उजाड़, निवाज और आहू। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सीहोर के निकट होता है और ये 12 जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिलती है। ब्राह्मणी नदी ये भी चंबल की सहायक नदी है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा गांव के निकट निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। मेज नदी बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिलती है। गंभीरी नदी मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो इस तरह से काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी, मेज और गंभीरी ये सभी चंबल की सहायक नदियाँ हैं। दूसरी आती है बनास नदी। इसे वन की आशा या वर्णासा भी कहते हैं और इसका उद्गम राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से है और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये राजस्थान में 480 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और बनास नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। टोडा रायसिंह जो कि टोंक में है, बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया है। इसकी सहायक नदियाँ तो इसमें पहली आती है बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम गोगुदाई की पहाड़ियों से है और इसको उदयपुर में आयड़ जब ये निकलते हैं तो इसको आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब ये उदय सागर झील में मिलने के पश्चात निकलती है उसके बाद इसका नाम बेड़च होता है। बिगोद के निकट बनास में मिलती है। दूसरी कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले की दिवेर की पहाड़ियों से है और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के निकट मेजा बांध जो कि कोठारी नदी पे बनाया गया है और भीलवाड़ा जो शहर है उसकी पेयजल आपूर्ति कोठारी नदी से ही होती है। अगली है खारी नदी। तो इसका उद्गम जो है वो उदयपुर जिले के बिजराल गांव की पहाड़ी है और देवली में बनास नदी में मिल जाती है और खारी नदी की कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो ये दूसरी नदी थी और बनास की जो सहायक नदियाँ हैं वो है बेड़च, कोठारी, खारी, ये सभी बनास की सहायक नदियाँ हैं। अगला आता है बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी है वो जयपुर जिले की बैराट पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान की जो प्राचीन बैराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है और राजस्थान से सवाई माधोपुर जिले में
राजस्थान के जयपुर से उद्गम होने के बाद ये सवाई माधोपुर ज़िले में बहते हुई भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है और इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। बाणगंगा नदी अंत में आगरा जिले के फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। अब कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो अपना जल न तो किसी नदी में ले जाती है और न ही किसी सागर में, लेकिन वो भूगर्भ में समाहित हो जाती है, यानी कि उद्गम होता है लेकिन किसी सागर या नदी झील में उसका समापन न होकर वो भूगर्भ में समाहित हो जाती है। तो ऐसी नदियों को आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदियाँ कहते हैं, जिसमें पहली है कांटली नदी। इसका उद्गम होता है सीकर की खंडेला पहाड़ियों से और ये शेखावाटी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसका समापन है वो चूरू जिले की सीमा के निकट मंडरेला गांव में हो जाता है। और गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी और इस नदी के जो बहाव क्षेत्र है उसको स्थानीय भाषा में तोरावाटी भी कहते हैं। दूसरी है साबी नदी। साबी नदी जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलती है और ये जयपुर अलवर में बहते हुए लास्ट में हरियाणा में गुड़गांव के पास ये लुप्त हो जाती है। अगली है काकानी अथवा काकनी नदी, जिसका मसूरदी या मसूदी नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये जैसलमेर ज़िले में कोटरी गांव से इसका उद्गम होता है और ये थोड़ी दूर प्रवाहित होने के बाद रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। घग्गर नदी को मर्त नदी, सोतर नदी भी कहते हैं और इसका प्राचीन जो पौराणिक नाम है उसको त्रश्यवती और सरस्वती नदी भी कहते हैं, त्रस्वती। उद्गम इसका शिवालिक पहाड़ियों में और कालका के नज़दीक है जो हिमाचल प्रदेश में। इसका अपवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, फिर राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़। लास्ट में जब वर्षा ऋतु में इसमें पानी बहुत अधिक हो जाता है तो ये पाकिस्तान तक भी जाती है। राजस्थान में इसका प्रवेश होता है हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक जो स्थान है वहाँ। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है और अत्यधिक बरसात जब हो जाती है तो इसका प्रवाह पाकिस्तान में अब्बास फोर्ट तक चला जाता है और जहाँ इसको स्थानीय नाम इसका हकरा नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं और इसी घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर है कालीबंगा, वो उसका विकसित हुए थे इसी नदी के तट पर। अंतः प्रवाही क्षेत्र की ये सबसे बड़ी नदी है घग्गर और इसके अलावा सांबर लेक अपवाह क्षेत्र भी आंतरिक है और इस क्षेत्र में 4 नदी है, मेडा, रूपनगढ़, खारी व खंडेला इसी झील में आकर गिरती है। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आते हैं कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियाँ आके गिरती है, तो ये भी एक आंतरिक अपवाह क्षेत्र है सांबर लेक का। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ।